नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। छत्तीसगढ़ में लगातार हो रहे सड़क हादसों ने एक बार फिर से सड़क सुरक्षा की पोल खोलकर रख दी है। प्रदेश में सड़क सुरक्षा को लेकर भले ही जागरूकता फैलाई जा रही हो, लेकिन इसका असर नहीं हो रहा है। शासन प्रशासन के तमाम दावे फेल होते नजर आ रहे हैं और इस लापरवाही पर कार्रवाई नहीं होने से आए दिन कहीं ना कहीं भीषण सड़क हादसे हो रहे हैं, जिसमें कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। ताजा मामला कवर्धा जिले का है, जहां पर 19 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। वहीं कई लोग जिंदगी और मौत के बीच अस्पताल में जूझ रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में जिस तरह से सड़क हादसे हो रहे हैं, उन हादसों ने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर हादसे क्यों नहीं रुक पा रहे हैं। इस साल की शुरुआत से लेकर अब तक हुए सबसे बड़े हादसों पर नजर डालें तो प्रमुख रूप से बड़ी दुर्घटनाएं हुई। 20 मई 2024 कवर्धा में तेंदुपत्ता तोड़कर 19 बेघा आदिवासियों की सड़क हादसे में मौत हो गई, जबकि 6 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। ये सभी जंगल से लौट रहे थे। पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर 20 फीट गहरे गड्ढे में पलट गया। वाहन में तकरीबन 36 लोग सवार थे। ये सभी लोग सेमहारा गांव के रहने वाले थे। 15 मई 2024 बालोदाबाजार जिले में एक सड़क दुर्घटना में 5 महिलाओं समेत 6 लोगों की मौत। हादसे में 21 अन्य लोग घायल हो गए। टक्कर में 5 महिलाओं और एक बच्चे की मौत हुई। 29 अप्रैल 2024 छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में बड़ा सड़क हादसा हुआ था। इस हादसे में 8 लोगों की मौत हुई थी। मरने वालों में 5 महिलाएं और 3 बच्चे शामिल हैं। सड़क दुर्घटना में 23 लोग घायल हो गए। यह हादसा तब हुआ जब सड़क किनारे खड़े एक ट्रक से पिकअप टकराई थी। 10 अप्रैल 2024 कुमारी थाना क्षेत्र में केडिया डिस्टिलरी कंपनी की कर्मचारियों से भरी बस 50 फीट गहरी खाई में गिरी थी। घटना में 13 कर्मचारियों की मौत हुई। छत्तीसगढ़ में हुए इन बड़े सड़क हादसों पर सरकार ने अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए परिजनों का साथ देने की बात कही है। वहीं पिछले हुए सड़क दुर्घटनाओं में मृतकों को मुआवजे का ऐलान भी किया है। कवर्धा में हुए सड़क हादसे को लेकर भी परिजनों का साथ देने से लेकर मुआवजे की बात सरकार की ओर से की गई है, लेकिन जिम्मेदारों पर कार्रवाई नहीं होने से इस तरीके की घटनाएं आम हो चुकी है। हालांकि सरकार ने हर संभव मदद की बात कही है। यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति ने भी इस घटना को लेकर शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं। देखिए, कुम्हारी की घटना की हमने मजिस्ट्रियल इंक्वायरी का आदेश किया है और जो इंक्वायरी की रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर सरकार उस पर कार्यवाही करेगी। यह घटना भी एक तरह से दुखद घटना है और पहाड़ी में से गाड़ी उतर रही थी, पिकअप वैन, 36 लोग जिसमें सवार थे। पर दुर्घटनाएं रुके, ऐसी दुर्घटनाएं न हो, इसके लिए सरकार लगातार हर संभव कदम उठा रही है। जन जागरण अभियान भी चलाया जाता है, जरूरत पड़ी तो दंडात्मक कार्यवाहियां भी होती है। पर यह घटना दुर्भाग्यजनक है। सरकार इसे लेकर गंभीर है और निश्चित रूप से हम दुर्घटना रोकने के लिए ठोस और मजबूत कदम उठाएंगे। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का कहना है कि इसमें आम आदमी को भी जागरूक होना होगा। पिकअप जैसे वाहन में 35 से 40 लोग बैठ रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी गलती प्रशासन की है, जो माल वाहकों में यात्री ढोए जाने पर कार्रवाई नहीं करती, बल्कि कई वाहनों पर अवैध वसूली करते हुए नजर आते। लिए श्रमिकों को वहाँ बुलाया था कि उसकी नैतिक जिम्मेदारी बनती थी कि उनको घर तक सुरक्षित पहुँचवाए, उसके लिए साधन की व्यवस्था की जाए। जंगल में तो कोई वाहन मिलता नहीं, बेचारे तेंदुपत्ता समीप पिकअप में बैठ के गए थे। और सवाल सिर्फ इसी का नहीं है, अन्य भी स्थानों में लोग ट्रैक्टर में बारात लेके जा रहे हैं, बड़ी संख्या में बसों में जा रहे हैं। इस प्रकार की लापरवाही उचित नहीं है, मानव जीवन के साथ खिलवाड़ है। और इसमें सबसे बड़ी गलती प्रशासन की। प्रशासन को इन सब मामले में कड़ी कार्रवाई करना नहीं करेगा। यदि कोई ट्रक वाला बेचारा जा रहा है तो उसको रोक के जरूर चालान करेगा, 1000-2000 का उसको तो वसूली की जाएगी। लेकिन इस प्रकार की जो लापरवाही हो रही है, उसमें प्रशासन हाथ में बैठा हुआ। हादसे में दुनिया को छोड़ जाने वाले अपने पीछे एक रोता विलखता परिवार छोड़ जाते हैं। घर के किसी सदस्य को खो देने का दुख सिर्फ परिजन समझते हैं, जिन्हें मुआवजे की राशि देकर शांत करवा दिया जाता है, लेकिन जिम्मेदारों पर कार्रवाई नहीं होती। न ही यह मुआवजे की राशि उनका दुख कम करती है, न ही पूरा जीवन चलने के लिए काफी होता है। जांच की बात जरूर की जाती है, लेकिन फाइलों में तमाम घटनाएं दुर्घटनाएं दब कर रह जाती हैं। न इस पर ध्यान दिया जाता है और न ही फाइलें दोबारा खोली जाती हैं। पिछले दुर्घटनाओं की अगर बात की जाए, अब तक इस पर जांच रिपोर्ट सामने नहीं आई।
देखने वाली बात यह होगी कि इन सारी दुर्घटनाओं की फाइलों को लेकर शासन प्रशासन कितना सजग नजर आता है और दोषियों पर कब तक कार्रवाई हो पाती है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए खास पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी प्रवक्ता अमरजीत छाबड़ा जी। अमरजीत जी, स्वराज एक्सप्रेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस प्रवक्ता हैं वंदना राजपूत जी। वंदना जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार हैं पी सिरत जी, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वंदना जी, जो ये लगातार हादसे हो रहे हैं, इनके पीछे की वजह एज अ विपक्ष, एज अ ह्यूमन बीइंग, आप क्या मानते हैं? बहुत ही हृदय से प्रार्थना करते कि जो मृत है उनके परिवार है उनको शक्ति दे और मृत आत्मा को शांति। सबसे बड़ी बात है, हम देखते हैं कि घटना हो क्यों रही, लगातार जो घटनाएं हैं ये घटनाएं बढ़ रही। हम देखते हैं कि जो पीता था एक मालवाहक गाड़ी होती है, लेकिन हम देखते हैं कि उसमें 40 से लेकर के 45 लोग उसमें ठूस ठूस के बैठाए जाते हैं। तो ये शासन प्रशासन की अनदेखी तो है। शासन प्रशासन की कभी इस ओर ध्यान नहीं जाता कि मालवाहक गाड़ी है, ऊपर से मालवाहक गाड़ी में अधिक से अधिक संख्या को वहां बैठा करके लाना ले जाना कर रहे हैं। हम देखते हैं कि समय समय पर जो गाड़ी होती है उनकी जो फिटनेस है, उनके जो इंश्योरेंस है, उनकी प्रॉपर चेकअप होनी चाहिए। कभी भी ऐसी घटना घटती है, जैसे कि अभी पिछले कुछ 1-1.5 महीना पहले कुम्हारी में घटना घटी थी। उस घटना में ये सामने आया कि वो गाड़ी का फिटनेस नहीं था और गाड़ी के बिना फिटनेस की ही वो गाड़ी चल रहा था। और इतनी दर्दनाक हादसा, उस कुम्हारी में भी जो घटना घटी बहुत दर्दनाक हादसा था। तो ये शासन और प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं अवैध वसूली के कारण उन लोग अनदेखा कर देते हैं। 500-1000 रुपए के नाम से उन लोग एक परिवार से उनके पिता छीन लेते हैं, तो एक परिवार से उनका पुत्र छीन लेते हैं। तो मेरे को लगता है कि शासन प्रशासन को ध्यान देना ही चाहिए, लेकिन हमारे हम जो नागरिक है, नागरिक को भी यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अपनी खुद की जान गंवानी है। हमको अपने परिवार के लोगों का जान अगर जोखिम में डालना है तो लगता है कि हमको भी इस पर खास ध्यान देना चाहिए। ठीक है। जैसे गाड़ी चलाते समय हम देखते हैं कि जो बड़ी गाड़ी है और बड़ी गाड़ी में सीट बेल्ट लगाते नहीं है और प्रशासन की तरफ से भी बहुत ढिलाई रहता है। एक बार जो 2 व्हीलर है उसको अगर हेलमेट नहीं लगाएंगे तो उस पर चालान कर लेंगे, लेकिन 4 व्हीलर जो गाड़ी है अगर वो बिना सीट बेल्ट के गाड़ी चला रहा है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। हम देखते हैं कि अधिकतर गाड़ी चलाते समय मोबाइल का उपयोग करते हैं। ये सरकार को सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी ही, तभी जाकर के लगता है कि इस तरह के जो हादसा हो रहा है उस हादसों पर कुछ न कुछ तो ब्रेक लगेगा। ठीक है। छाबड़ा जी, आपको लगता है कि कहाँ कमी है, कहाँ पे जागरूकता की कमी है, या प्रशासन में ढिलाई है, आरटीओ की लापरवाही है? कहीं तो कुछ तो कमी होगी, क्योंकि कोई भी हादसा बिना वजह के तो नहीं होता। हर एक हादसे के पीछे वजह होती है और वजह के पीछे कोई ना कोई व्यक्ति विशेष जरूर होता है। जो कल जो घटना घटी उसके लिए ब्रेक फेल हुआ और फुल चलती गाड़ी से जो उसका ड्राइवर है और उसमें जो 2 अन्य लोग सवार थे वो यह कहकर कूद गए कि गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया। फिर वो गाड़ी नीचे खाई में 35 फुट नीचे जा गिरी और उसमें सवार पिकअप में जो 19 लोगों की मौत हुई, और जिसको लेकर देश के प्रधानमंत्री जी ने, देश के राष्ट्रपति जी ने, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने, प्रदेश के गृह मंत्री जी ने संवेदना व्यक्त की और पूरे भारतीय जनता पार्टी परिवार, छत्तीसगढ़ सरकार पूरी साथ खड़ी हुई। आपने देखा होगा कि गृह मंत्री जी पूरे समय उस परिवार के साथ रहे हैं, चाहे वहाँ संस्कार का समय रहा हो, चाहे परिवार पीड़ित परिवार के साथ उनको ढाढ़स बधाने का काम रहा हो। तो सरकार की संवेदनशीलता है, सरकार इस मुद्दे पर गहन चिंतन कर रही है कि किस तरह से घटनाओं को रोका जाए। लेकिन जैसा कि दुर्घटना शब्द इसके साथ जुड़ा हुआ, दुर्घटना अचानक आती है, एकाएक आती है और बोलकर नहीं आती है। तो इसके लिए कहीं ना कहीं हमें भी बहुत जागरूक होने की आवश्यकता है। और खासकर आप ग्रामीण क्षेत्रों में देखेंगे, चाहे शादी ब्याह का अवसर हो या इस तरह से मजदूर आते जाते हैं, वो पिकअप वाहन या ट्रैक्टर ट्राली का उपयोग बहुत बड़ी मात्रा में करते हैं और उसकी क्षमता से अधिक उस पर सवार होते हैं। तो कहीं ना कहीं इस पर प्रशासन को भी अब थोड़ी कड़ाई करने की आवश्यकता है। जहां ऐसे वाहन दिखते हैं उन वाहनों को तुरंत
पकड़कर उनका या तो उनका गाड़ी जो चला रहा है उसका लाइसेंस जब्त करना चाहिए या गाड़ी को जब्ती बनाना है। इस दिशा में सरकार चिंतनशील है और सरकार इस दिशा में कार्य कर रही है, क्योंकि आने वाले समय में इन घटनाओं को रोका जाना ही एकमात्र इसका निदान हो सकता है। तो इसके लिए जागरूकता अभियान के साथ ही देश के जो केंद्रीय परिवहन मंत्री है नितिन गडकरी जी ने, उन्होंने भी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि आने वाले समय 2029 पर उन्होंने मास्टर प्लान तैयार किया है, जिसमें इन घटनाओं को कम से कम पूरी तरीके से तो नहीं, लेकिन इन घटनाओं को 50% रोक लगाई जाए जो तेजी से बढ़ रही है। हम देख रहे हैं कि जी। पर अमरजीत जी, जो ये आप बता रहे हैं कि फिटनेस कौन चेक करेगा, गाड़ियों का रखरखाव कौन चेक करेगा, कई जगह और कई दफा हम देखते हैं कि वहां पर कोई आरटीओ का भी होगा यही हाल, क्योंकि यहाँ के आरटीओ का या अन्य जगह के आरटीओ का मैं देखता हूं घर बैठे लाइसेंस बन जाता है, आप ड्राइविंग टेस्ट देने जाओ नहीं जाओ, एजेंट सारा काम करा देते हैं। ये होता है, ये चलन है हर आरटीओ का, 2 नंबर से 2 गेट से दूसरा आप पैसे फेंको, हर काम होता है, ये चलन है। अब ऑनलाइन हो गया तो थोड़ा मुश्किलात होती हैं, लेकिन साम दाम दंड भेद करके ये भी काम हो जाता है। जब ऐसे आरटीओ काम चल रहे हो आरटीओ के, तो फिर कैसे वो क्या फिटनेस चेक करेंगे? ट्रक वालों को रोकते हैं, कोई कुछ मिल जाएगा, जो सामने आ जाए उसको रोक लेते हैं, सब ढर्रे पे चलता है, पूरा आरटीओ ढर्रे पे चल रहा है एक तरीके से। तो यातायात के कहां से ये चेक होंगे ये सर? अब हमने ये बोल लिया, नितिन गडकरी जी ने बोला है कि वो, अरे सर ठीक है बोला है, गाड़ियों में सेफ्टी बढ़ाई जा रही है, आप जागरूकता भी तो लोगों में फैला सकते हैं ना सर। लोगों में इस तरह की पिकअप में 35-35 लोग जा रहे हैं, ट्रकों में, ट्रैक्टरों में, ट्रॉली में लोग जा रहे हैं, उन्हें रोक तो सकते हैं ना, उन पर कार्रवाई तो कर सकते हैं ना, चालान तो कर सकते हैं ना। कितने ट्रकों पे, ट्रैक्टरों पे चालान होता है। और गांव में भी अगर ऐसे कहीं से तो वो चौकी से तो ट्रैक्टर या फिर वो गाड़ी गुजरती होगी, क्या करते हैं पुलिस वाले वहां पे? कोई चौकी नहीं होती है कि 100-100 किलोमीटर, 50-50 किलोमीटर तक कोई चेकिंग पॉइंट नहीं होता है क्या? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि इस तरह की जो व्यवस्था है ये अभी से नहीं, बहुत पहले से चली आ रही है। अब व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है और सरकार इस दिशा में काम कर रही है। चाहे जन जागरण के अभियान चलाने पड़े, चाहे जो पुलिसिया प्रणाली उसको एकदम मजबूती से उसको मैदान में उतारने का विषय हो, चाहे आरटीओ वालों का विषय हो, चाहे यातायात वालों का विषय है, इसमें हमारे दिशा में काम करेंगे। अभी इस पर हमारे प्रदेश के गृह मंत्री जी ने इस पर व्यापक विचार विमर्श आरंभ कर दिया है और आने वाले समय में देखेंगे सर जब ये हम इस पर कसाहट लाने का प्रयास, डिस्टिलरी कंपनी की बस जब फिटनेस के कारण पलटी थी या फिर खाई में गिरी थी, जिसमें 13 या 19 के करीब कर्मचारियों की मौत हुई थी, ये सर तब भी यही बातें कही गई थी। तब से 4 हादसे महीने में हो चुके हैं सर। 2023 की अगर बात करें जनवरी से लेकर दिसंबर तक, तो तब से, और 2024 में जनवरी से लेकर मई हुआ है सर, 2.4% की सड़क हादसों में छत्तीसगढ़ के अंदर बढ़ोतरी हुई। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कांग्रेस में बहुत अच्छा काम होता था, बीजेपी में नहीं हो रहा है, मैं इसे आंकड़ों से जोड़कर नहीं देख रहा हूं, मैं इसमें ऐसे देख रहा हूं कि तकरीबन इन 4 से 5 महीनों में 2400 से 5000 एक्सीडेंट हुए हैं तकरीबन, जिसमें 2300 लोगों ने जान गंवाई और 4000 लोग घायल हुए हैं। यह आंकड़ा बहुत बड़ा है सर। मैं निश्चित ही मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि यह घटनाएं तेजी से बढ़ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके रोकने के लिए कदम भी अब उठाए जा रहे हैं। सरकार इस दिशा में चिंतनशील है, सरकार इस दिशा में आने वाले समय में बहुत बड़े स्तर पर इसमें कसाहट लाने की तैयारी करी। आप देखिएगा कि निश्चित इन घटनाओं पर रोक लगेगी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से यह भी कहना चाहूंगा कि आम नागरिकों को भी जागरूक होने की आवश्यकता, और खासकर मीडिया के माध्यम से यह संदेश भी जन जन तक जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं हमारी लापरवाही हमारे परिवार से हमको दूर कर देती है, परिवार को एक बड़े दर्द की ओर ले जाती है जिसकी कोई भरपाई नहीं होती। ठीक है पिछले जी, जिस तरह से देखें हम गाड़ियों में दोष या लोगों को दोष देते हैं, गरीब बेचारे जो हैं गांव आदिवासी लोग, वो खुद के किसी साधन से तो नहीं जाते। जो भी एक पिकअप या गाड़ी जा रही है तो बेचारे उसी में सब लद लेते हैं कि चलो ठीक है बैठ लो, उधर से जो भी है उधर से आ जाएंगे, या जो भी अपना सामान लिया, मजबूरी है बेचारों की। मैं उन्हें दोष दूं कि वो एक गाड़ी में 35 भरे हुए थे, बिठा दिए थे, मजबूरी है साहब उनकी, क्या करेंगे वो? पिछले जी, असल में सवाल यह है कि व्यवस्थागत ये खामियां हैं। व्यवस्था ने आम आदमी को इतना निरुपाय कर दिया है, व्यवस्था ने आम आदमी की आय इतनी नहीं रखी है कि वो इस तरह से ट्रेवल कर सके। सबसे बड़ी समस्या क्या है, आप देखिए देश में सार्वजनिक परिवहन, तेंदुपत्ता मजदूर जो बेचारे मारे गए, वो तो निश्चित रूप से पिकअप जिस रास्ते पे गई थी, पहाड़ी से आ रहे थे वो लोग, वहां पर सार्वजनिक परिवहन नहीं था। लेकिन बाकी जो दुर्घटनाएं हुई जिनका जिक्र आपने किया अप्रैल महीने में, मई महीने में जो और घटनाएं हुई,
वो ये बताती हैं कि हमारे यहाँ सार्वजनिक परिवहन की सुविधाएं एकदम एक तो महंगी हैं, प्रॉपर सुचारू रूप से उपलब्ध नहीं है परिवहन, और दूसरा उसको आम आदमी की पहुंच से दूर कर दिया गया है। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। ट्रेन में 40 किलोमीटर के डिस्टेंस का किराया कितना होना चाहिए? कल मैंने रायपुर से दुर्ग का किराया देखा, 175 रुपए की टिकट रेलवे की बताया जा रहा था उसमें, है ना, ऑनलाइन टिकट मैं देख रहा था उसमें। मैं कल राजनांदगांव से मैंने दुर्ग तक का सफर किया, मात्र 25-30 किलोमीटर का सफर किया, उसमें कार का मुझे 240 रुपए टोल भरना पड़ा। ये स्थिति तो सरकार ने कर दी है इन दिनों। वो कहीं से भी आम नागरिक को सुविधा पहुंचाने की स्थितियां नहीं है। ये कहीं ना कहीं ये हम लोगों के लिए एक बहुत खतरनाक संकेत है कि देश गरीबों को और गरीब बना रही है। देश में सरकार की जो नीतियां हैं वो अमीरों को और अमीर बना रही है। उसके कारण ऐसी स्थितियां आ रही हैं कि आम आदमी को कम पैसे, जो उसकी इनकम ही कम है, तो वो एकदम सस्ती परिवहन सेवा का चयन करता है, जिसमें भले जान का संकट हो, वो बेचारा उसमें चलने के लिए बाध्य है। मजदूर की इतनी इनकम नहीं है जितना कि उसको सड़क पे परिवहन पे खर्च करना पड़ रहा है। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए प्रशासन है, चाहे भाजपा का प्रशासन हो, कांग्रेस का प्रशासन हो। उनके पास ये है ही नहीं। वो अपनी आलीशान गाड़ियों में चलते हैं, वो अपने हेलीकॉप्टर में चलेंगे। उनके पास आम आदमी के दर्द को नापने का कोई जरिया ही नहीं है। आप रायपुर, राजधानी है, रायपुर से जगदलपुर तक 300 किलोमीटर का सफर करके देखिए। उस बस में आपको पैसे भी जो निर्धारित दर है उससे 2 गुना 1.5 गुना लिया जाएगा, और समय भी बहुत ज्यादा लगेगा, और कोई कंट्रोल नहीं है। छत्तीसगढ़ में राज्य परिवहन निगम हुआ करता था, जो अजीत जोगी की सरकार के समय में बंद किया गया। उसके बाद से ये सोचा ही नहीं गया कि नागरिकों के लिए सरकार को अच्छी परिवहन व्यवस्था देने की जरूरत है। कांग्रेस ने 5 साल की सरकार बनी भूपेश बघेल की, उन्होंने भी इस पे विचार नहीं किया। जबकि दूसरे राज्यों में, हरियाणा में, राजस्थान में, उत्तराखंड में, केरल में, तमिलनाडु में, सब जगह सरकारी सड़क परिवहन की अच्छी सस्ती सुविधाएं हैं, और वो सुविधाएं छत्तीसगढ़ में नहीं है। तो क्या यहाँ का खनिज केवल वसूल करके ले जाने के लिए, उद्योगपतियों के, कारपोरेट के फायदे के लिए? यहाँ की जनता के लिए सोचने की जिम्मेदारी यहाँ के नीति नियंताओं को, यहाँ की सरकारों का नहीं है। इस मामले में दोनों राजनीतिक दल कटघरे में हैं, सवालों के कटघरे में हैं, और उनको जवाब देना चाहिए। केवल शोक व्यक्त कर देने से प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की वो खत्म नहीं हो जाती जिम्मेदारी। उनको ये देखना चाहिए कि आम नागरिकों को सस्ता और सुलभ और सुरक्षित परिवहन कैसे उपलब्ध हो, और उसमें नागरिकों को दोषी बताया जाए, ये बहुत गलत बात है। इसमें सीधे सीधे व्यवस्था दोषी है, जिसमें उनको बेचारगी में डाल दिया है, जिनके पास विकल्प नहीं है। बिल्कुल जी। अमर जी, जिस तरह से पीसीरथ जी ने जो चीजें रखी वो वाकई बिल्कुल सत्य है। टोल का उन्होंने जिक्र किया, जितना डीजल और पेट्रोल नहीं लगता उससे ज्यादा टोल लग जाता है। और कहो कि रोड भी इतनी खूबसूरत हो या फिर बहुत अच्छी रोड हो, वो भी नहीं। कभी भी आप गाड़ी 80 या 70 से भी ज्यादा नहीं भगा सकते। कब कहां गड्ढा आ जाए, कब कौन सा जानवर आ जाए, कुछ नहीं पता। हादसों का न्योता तो हम भी खुद ही देते हैं सर। लेकिन अब चलो ठीक है, टोल छोड़ दो, खुद की गाड़ियां तो वो टोल भरेगा, चलो आप मान लेते। वो मीडियम में उससे बड़े लोगों के लिए 4 पहिया की गाड़ी होती है, चलो उन्हें अलग श्रेणी में रख दें हम। यातायात की व्यवस्था जो उन्होंने कहा, सार्वजनिक परिवहन जो होना चाहिए, उसकी व्यवस्था पर विचार क्यों नहीं किया जा रहा? देखिए, सार्वजनिक परिवहन की जो व्यवस्था थी वो वास्तव में बेहतर सुविधा थी, जो सस्ते दरों पर यात्रियों को लाने ले जाने का काम करती थी। अब मैं इस पर किसी सरकार को दोष नहीं देना चाहूंगा, क्योंकि 2000 से 2003 की सरकार में क्या व्यवस्था रही और क्यों कारण से बंद किया गया। लेकिन निश्चित ही एक अच्छा विचार है। इस पर आगे इस सुझाव पर विचार करना चाहिए, क्योंकि राज्य परिवहन की जो व्यवस्था है वो दूसरे राज्यों में, जिसमें यात्रियों को बहुत आसानी से सफर करने की सुविधा मिलती है। और मुझे लगता है कि जो प्राइवेट बसेज भी चल रही है, उसमें भी सिटी बसें या मिनी बसें जो चलती है, उसमें भी कोई किराया दरों में बहुत ज्यादा वृद्धि नहीं। आप उस पर देखेंगे तो बहुत ज्यादा वृद्धि नहीं है। सवाल यहाँ पर है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आप वहाँ पर राज्य परिवहन की बसें चला लीजिए या जगह सुविधाएं दे दीजिए, लेकिन फिर भी वहाँ पर ट्रैक्टर ट्राली में बैठ कर जाना या पिकअप वाहन में बैठ कर जाना, ये आज भी वहाँ पर परंपरागत रूप से है। तो कहीं ना कहीं इसको रोकने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि इस तरह से यदि हम इस पर थोड़ा सा विचार करेंगे और एक जन जागरण के माध्यम से और दूसरी चीजों के माध्यम से यदि इस पर थोड़ा सा दबाव बनाएंगे, तो ये जो बहुत बड़ी संख्या में लोग पिकअप वाहन में सवार हो जाते हैं, ट्रैक्टर ट्राली में सवार हो जाते हैं, उस पर रोकथाम लगेगी। ठीक है अमर जी, मुझे सिर्फ एक बात बताइए। आपके गांव से एक ट्रैक्टर जा रहा है कहीं देवी मंदिर के लिए, वहीं एक बस जा रही है। अब आप बस में बैठना पसंद करेंगे ट्रैक्टर में? देखिए, ग्रामीणों का एक स्वभाव होता है, मैंने पहले कहा, उनका एक स्वभाव होता है, पूरे परिवार के परिवार शामिल होकर जाते हैं। कोई एक व्यक्ति रोड के किनारे नहीं खड़ा होता। गांव से जब निकलते हैं तो उन्हीं गांव के किसी व्यक्ति का पिकअप वाहन होता है या उसी गांव के किसी व्यक्ति का ट्रैक्टर ट्राली होता है।
तो वो गांव में योजना बना के धार्मिक स्थल पर जा रहे हैं तो वहाँ योजना बना के आपस में चर्चा करके फिर सामूहिक रूप से वहां से निकलते हैं। तो मुझे लगता है कि यह जो विषय है ये एक अलग तरह का विषय है। इसमें वहां के जो स्थानीय रहवासी है उन रहवासियों के बीच में जहाँ के जो सरपंच है, पंच है, उन स्तरों पर इसमें कहीं ना कहीं जन जागरण का अभियान चलाने की आवश्यकता है, जिसके माध्यम से वो अगर इन क्षेत्रों पे निकलते हैं तो वो इन सब चीजों पर ना बैठकर वो वहाँ जो वाहन की व्यवस्था है, यातायात की व्यवस्था है, उन व्यवस्थाओं का उपयोग करें ताकि जिसके माध्यम से एक बड़ी दुर्घटना को टाला जा सके। वंदना जी, क्या कुछ और उपाय होने चाहिए? विपक्ष के तौर पर अगर आप बैठे हैं, आपकी सरकार भी 5 साल रही, सार्वजनिक जो परिवहन है उस पर आखिर ध्यान क्यों नहीं दिया गया? ये सही बात है कि सार्वजनिक जैसे पहले राज्य परिवहन चलता था वैसी गाड़ी चलनी चाहिए ताकि जो आम जन है उनकी सुविधा के साथ साथ उनकी जो बजट है उन पर उन लोग सफर कर सके। और मैं एक बात और बोलना चाहूंगी, जो लगातार जो दुर्घटना घट रही है, हम देखते हैं कि जो गाड़ी है या ट्रक है, वो लोग रात में क्या करते हैं, सड़क के किनारे गाड़ी को खड़ा कर देते हैं, नहीं कोई लाइट तब जलता है नहीं कुछ नहीं, तो सामने से जो गाड़ी आती है उनको हो सकता है स्पीड के कारण या तेज गति के कारण वो नहीं देख पाते और बहुत सारे एक्सीडेंट इस कारण भी होते हैं। बिल्कुल सही। तो शासन प्रशासन को इस पर जागरूक होना चाहिए कि इस तरह से गाड़ी ना खड़ा करें, गाड़ी के लिए एक अलग से पार्किंग की वंदना जी, व्यवस्था होती है। ये रियलिटी मैंने भी चेक की है। आगरा से भोपाल के बीच में अगर मुझे 80 ट्रक मिले हैं, खड़े तो छोड़िए चलते हुए भी ट्रक मिले हैं, 80 में से 70 ट्रकों में पीछे कोई भी छोटी सी लाइट नहीं थी। ये आलम है इस वक्त। मैं वही बता रही हूँ कि शासन प्रशासन को इन पर सख्त होना पड़ेगा, क्योंकि देखोगे कि हम यदि चाहते हैं कि हमारा जो जनता है उनकी जीवन सुरक्षित रहे तो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन को सख्त होना पड़ेगा। और दूसरी बात हम देखते हैं कि जो बस है, बस में यदि 52 सीट है लेकिन सवारी को तो ऐसे बैठाएंगे कि 100 से अधिक सवारी को 52 सीट में हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं और टिकट की दर अधिक। तो आरटीओ जो ऑफिसर है उनको इस चीज की संज्ञान लेना चाहिए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। आम जनता तो उतना ही सीट का पैसा देते, भैया आपको सीट मिले या न मिले आपको तो भुगतान उतना ही करना पड़ेगा, भले आप वहां पर खड़े होकर के जा रहे हैं। तो मेरे को लगता है कि आरटीओ जो ऑफिसर है उन पर इनका कार्रवाई करना चाहिए और एक जन जागरूकता अभियान जरूर चलाना चाहिए। और ये हम सबकी जिम्मेदारी है, हम जब गाड़ी चलाएं तो तेज गति से न चलाएं, जब भी हम गाड़ी चलाएं तो मोबाइल से बात ना करें और अपनी जो गाड़ी है उसको फिटनेस समय समय पर करें, इंश्योरेंस जो है अपन इसको रखें। तो हम आम नागरिक का भी कर्तव्य बनता है और साथ ही साथ सरकार का कर्तव्य बनता है। ये नहीं कि आपको अवैध वसूली मिल रहा है, अवैध वसूली 500 1000 भर के नाम से आप जनता के जो जान उसको जोखिम में नहीं डाल सकते। ठीक है पीसीरथ जी, समय चूंकि कम है, बस एक कमेंट आपसे चाहूंगा। बिल्कुल यातायात व्यवस्थाओं में भारत नंबर 1 पर शायद है जहां सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं और ये इसमें सब अकेले गवर्नमेंट करना चाहे तो वो कुछ नहीं कर सकती है, हमें भी जागरूक होना पड़ेगा और गवर्नमेंट को भी जागरूक होना पड़ेगा। क्या कुछ सुझाव जनता के लिए और क्या सुझाव सरकार के लिए, कुछ कम शब्दों में? बिल्कुल, वाहन की जो संख्या है, जो आप कह रहे थे कि ट्रकें देखते हैं सड़क पे ज्यादातर, तो ट्रकों में आप देखेंगे कि जो फिटनेस के अंतर्गत रेडियम लगना चाहिए, जिस तरह से रेडियम की पट्टियां लगनी चाहिए, वो आपको नहीं मिलेगी गाड़ियों में। जो भी हैवी वाहन है उसमें प्रॉपर रेडियम होना चाहिए ताकि लाइट अगर नहीं भी जल रही है तो रेडियम से रात में वो पता चल जाए कि वो वाहन वहां पर पार्क किया हुआ है, दिख रहा है वो, इस तरह से। तो ये बहुत सारे जो नियम कानून है उनका प्रॉपर पालन नहीं होता है हमारे यहाँ। और नंबर प्लेट भी ट्रकों की ऐसी होती है, आप इंडस्ट्रियल एरिया में चले जाइए, हैवी ट्रैफिक वाले एरिया में चले जाइए, बहुत से ट्रक्स ऐसे दिखेंगे जिसकी नंबर प्लेट के आगे एक पट्टी लगी रहती है, आपको नंबर प्लेट पढ़ते ही नहीं बनेगा। इस तरह से अगर दुर्घटना करके भी गाड़ी निकली है तो आप नहीं दर्ज कर सकते उसका नंबर। तो ये लगातार उस तरह से उसको छुपाने की कोशिश होती है। और दूसरा, बहुत सारी गाड़ियां इंडस्ट्रियल एरिया में तो आपको हैवी लोड ले जाती हुई मिलेंगी एक फैक्ट्री से दूसरे फैक्ट्री, जिसमें नंबर भी नहीं होगा, ना आगे नंबर होगा ना पीछे नंबर होगा। बिल्कुल इस तरह से लोगों को जो है विपरीत परिस्थिति में अपनी जान खुद बचा के चलने की चुनौती मिलती है, जबकि हमारी व्यवस्था है, हमारे शासन है, हमारे नियम कानून है सब, जिसका अगर कड़ाई से प्रॉपर पालन किया जाए तो सार्वजनिक परिवहन की बात इसलिए मैंने की थी क्योंकि जो आम आदमी है, जैसा कि आपने कहा था कि कोई बस उपलब्ध हो तो आदमी क्यों बैठ के जाएगा ट्रक या ट्रैक्टर ट्राली में। बस अगर सड़क पे उपलब्ध है तो लोग आरामदायक सीट में बस में बैठ के जाना चाहेंगे। तो बसों की परमिट ज्यादा से ज्यादा देनी चाहिए और उस तरह से अच्छी बसें उपलब्ध कराई जाए तो लोग उसमें जाएंगे।
लेकिन वही है कि किराए मनमाने किराए लिए जाते हैं और अक्सर देखा जाता है कि परमिट राजनीतिक दलों से जुड़े लोगों को मिलते बिल्कुल हैं, सर। जिसके कारण एक तरह से वो अप्रत्यक्ष रूप से उनकी भागीदारी रहती है उन सब में, क्योंकि वो राजनीतिक रैलियों में सवारियों को ढोने के काम आते हैं, वोटर्स को लाने के काम आते हैं। तो इसलिए एक अंदरूनी समझौता होता है कि परिवहन को डिस्टर्ब नहीं करती है राजनीतिक पार्टियां जो हैं, तो उसको समझने, उस कॉकस को समझने की जरूरत है। इसलिए इन नीतियों को कड़ाई से लागू करने को प्राथमिकता देनी चाहिए ताकि हम दुर्घटना से बच सकें और एक सुरक्षित नागरिक जीवन को सुनिश्चित कर सकें लोकतंत्र में। जी चलिए, अब समय चूंकि समाप्ति की ओर है, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका छाबड़ा जी, आपका वंदना जी, आपका पीसी रथ जी, आपका इस पर चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से देखा जाए, छत्तीसगढ़ में सड़क हादसों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। सरकार को अंकुश लगाने की जरूरत है, जनता में भी जागरूकता की जरूरत है, तभी इन हादसों को रोका जा सकता है। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।